हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। गाइस, आज के स्टूडियो में अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और यह क्लास होने वाली है आपके स्पेशली आरएएस के एग्जाम के लिए, जो आपके 1 अक्टूबर को होने वाला है। और गाइस, इस वीडियो में अपन बात करें तो आरएएस के सिलेबस के अनुसार ही अपन केमिस्ट्री के पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जितना आपके सिलेबस में दे रखा है वो सभी, और वो पूरी मतलब जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हैं वो सभी आज के वीडियो में अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपके आरएएस के जो राजस्थान की सबसे टॉप कोचिंग है आरएएस के लिए, वो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। उसी के नोट्सों से मतलब क्लास नोट्स है वो आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका साइंस का नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट बुक का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और गाइज, मैंने इससे पहले आरएएस का एक प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। और मैंने साइंस एंड टेक का वीडियो भी कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये सभी वीडियो आप देख सकते हो आरएएस का एग्जाम जिनको भी देना है वो सभी, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज केमिस्ट्री की क्लास। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ लेते हैं आज की केमिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आरएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बन के अपर रूप से। तो कार्बन के अपर रूपों की बात करें तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो अपर रूप कहलाते हैं। इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो प्रकार के अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो इस अवस्था में कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक निश्चित ताकत का निर्माण करते हैं। और कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन और कार्बन नैनो ट्यूब। ये सभी 5 प्रकार के कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है हीरा। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर द्विआयामी मतलब त्रिआयामी चतुष्फल के संरचना का निर्माण करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से विद्युत का अचालक होता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। प्रकृति में हीरा किम्बरलाइट पत्थर के रूप में पाया जाता है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यदि शुद्ध कार्बन को ताप एवं उच्च दाब की स्थिति में रखा जाए तो हीरे में बदला जा सकता है। ये इसका फैक्ट है हीरे के बारे में। इसको हीरे के उपयोगों की बात करें तो कार्बन को काटने कांच को काटने में, पत्थर एवं चट्टानों को काटने की मशीन में, फोनोग्राफ की सुई बनाने में, रूपदा डाई के लिए, और आभूषणों के निर्माण में, इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु के निर्माण में, ये सभी इसका उपयोग इसका किया जाता है। और ग्रेफाइट, इसके बाद आता है अपने पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा एवं ग्रेफाइट की तुलना में, इसके क्वेश्चन है अपन ग्रेफाइट देख लेते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की ये सेकंड इसका अपरूप है कार्बन के। इसकी बात करें क्रिस्टलीय अपरूप है। इस अपरूप में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलयों का निर्माण करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है और साथ ही 2 वलयों के मध्य स्थान भी रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट काले दूसरे रंग का एक मुलायम पदार्थ होता है। इसके उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रोड बनाने में, शुष्क स्नेक के रूप में, ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में, और नाप के संयंत्रों में एक मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और हीरा और ग्रेफाइट की तुलना की बात करें तो इसकी संरचना, हीरा की संरचना त्रिआयामी चतुष्फल की होती है, जबकि इसकी ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय और वलयाकार होती है। हीरा की चालकता चालक होता है। ये भौतिक अवस्था की बात करें पारदर्शी और रंगीन होती है। इसकी विशिष्ट घनत्व की बात करें तो 3.51 होता है, और यह कठोर पदार्थ होता है। इसकी बात की ग्रेफाइट के तो विद्युत का सुचालक होता है, या पारदर्शी होता है, काले दूसरे रंग का होता है। इसका अपूर्णांक 2.25 होता है, और यह मुलायम पदार्थ होता है, जबकि हीरा कठोर पदार्थ होता है। इस बात थर्ड कार्बन का स्वरूप क्रिस्टलीय स्वरूप आता है फुलरीन। कार्बन में 60 से 70 या इससे ज़्यादा भी परमाणु पाए जाते हैं, जिनमें से कार्बन 60 सबसे ज़्यादा स्थायी है। फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है तथा इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। फुलरीन क्या करते हैं? अमेरिकी वास्तुकार बंक मिस्टर के द्वारा बनाए गए शब्द गुंबद के समान है, इसलिए इसे बक मिनिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। फुलरिन विद्युत ताप का कुचालक है। इस कार्बन 60 में
32 फलक पाए जाते हैं, जिनमें से 12 षटकोणीय एवं 20 षटकोणीय फलक होते हैं। इसका उपयोग की बात करें, फुलरेन के उपयोग की बात करें, दवाई बनाने में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग में और उच्च ताप पर फुलरेन एक अतिचालक के रूप में कार्य करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है चौथे नंबर पर ग्रेफिन। ग्रेफिन की खोज 1962 ईस्वी में पीटर बोहेम द्वारा की गई थी। यह एक अच्छी चालकता वाला पदार्थ है। इसका उपयोग की बात है टच स्क्रीन यानी LCD LED जैसे उपकरणों में प्रयोग में इसका किया जाता है। इस बाद आता है कार्बन का पांचवा क्रिस्टलीय अपूर्व, कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन का नवीनतम अपूर्वता जो लोहे से लगभग 100 गुना मजबूत होता है तथा वजन में बहुत हल्का होता है। यह स्टील से भी ज्यादा लचीला अपूर्व है। वैश्विक मानकों के अभाव तथा कम औद्योगिक उत्पादन की वजह से इनका उपयोग सीमित है। CNT रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण ये सिद्ध हो सकते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी बात करते हैं अपन अब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों की। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों में बात करें, जब इसकी बात करें तो जब तत्व के विभिन्न परमाणु आपस में जुड़कर किसी निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करते तो अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है काजल। ये कार्बन का शुद्ध रूप है जिसमें 95% कार्बन पाया जाता है और इसका उपयोग की बात करें आंखों के काजल में, जूतों की पॉलिश में, टायरों के पिलर में इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है काजल। इसके बाद आता है कोयला। प्रकृति में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है जिसमें कार्बन प्रतिशतता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है पेट कोयला। ये निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन 50-60% होता है। फिर आता है लिग्नाइट, इसमें कार्बन 60 से 70% तक पाया जाता है। फिर आता है बिटुमिन, इसमें कार्बन 70 से 50% के बीच पाया जाता है। और इसके बाद आता है 4th नंबर पे एंथ्रासाइट। यह उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है और इसमें कार्बन 90 से 98% पाया जाता है। इसका उपयोग की बात करें कोयला की तो घरेलू कार्यों, ईंधन के रूप में और संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पर क्रिस्टलीय कार्बन में कोक। जब इसकी बात करें, जब कोयले को O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो कोक प्राप्त होता है। और इसका उपयोग की बात करें तो ईंधन के रूप में और धातु क्रम में अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है चारकोल। जब लकड़ी को O2 की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब हमें कास्ट चारकोल प्राप्त होता है। और इसकी बात करें तो इसका उपयोग जल के शोधन क्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी बात करें वातानुकूलन प्रणाली में और गंध को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है चारकोल का। चारकोल के अन्य प्रकार भी जैसे रक्त चारकोल और शर्करा चारकोल और अस्थि चारकोल, ये भी कार्बन के मतलब प्रकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है अपने पास पीएच और दैनिक जीवन में इसका महत्व। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके आरएस के एग्जाम के लिए। और गाइस मैं इस वीडियो में आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके आरएस के एग्जाम के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी कोचिंग में जो नोट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं मतलब टीचरों के द्वारा, वही नोट्स आपको मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो, वही नोट्सों से अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। पीएच इसके लिए बात करें, पीएच में पी शक्ति का सूचक है तथा H हाइड्रोजन आयन की मतलब पॉजिटिव सांद्रता का सूचक है। यह अम्ल क्षार के सामर्थ्य को मापने का एक पैमाना है। यह किसी भी विलयन में H+ सांद्रता को मापता है। वर्ष 1909 में सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल बनाया गया था। उसने H+ की सांद्रता के घातांक को पीएच स्केल कहा है। और इसके बाद H+ किसी भी विलयन में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव का निर्माण करते हैं। ये इसकी फॉर्मूला होता है मतलब pH बराबर माइनस का log 10 प्लस H पॉजिटिव और pH बराबर log 10 माइनस H3O पॉजिटिव, इसका मतलब pH मापने का मान होता है। अर्थात H पॉजिटिव की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। इस बात करिए pH स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं pH स्केल पर, और जिसमें मतलब 7 रहता है वहाँ पे इसका उदासीन मान रहता है। और 7 से अधिक यानी 14 की तरफ जाते हैं 14 की तरफ तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। और 7 से कम आते हैं तो इसमें मतलब अम्लीयता बढ़ती जाती है। 7 से 0 की तरफ कोई किसी पदार्थ का मान रहता है pH स्केल पर तो वह ज़्यादा अम्लीय होता है। यानी मतलब 6 पर रहता है तो मतलब थोड़ा उदासीन अम्लीय है। और यदि मतलब वो 0 या 1-2 के पास हो तो सी स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्षारीयता का मान मतलब 7 से जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही मतलब सांद्र क्षारीय बनता जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें मतलब pH अम्लों की बात करते हैं, अम्ल में दूध, दही,
नींबू, दूध, दही आते हैं, जैसे HCl अम्ल, H2SO4 और HNO3 आते हैं। उदासीन में शुद्ध जल आता है और मतलब इसमें उदासीन क्षारीय पदार्थों में रक्त, साबुन का पानी और MgOH2 ये सभी पदार्थ आते हैं। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व की बात करें तो पाचन तंत्र है। उदर में अम्लीयता की शिकायत होने पर दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। हमारे पेट में जठर रस यानी HCl का नियमित स्राव होता रहता है जो पाचन क्रिया में सहायक है। कभी कभी उदर में अम्ल ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है जिसके प्रभाव कम करने के लिए दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे MgOH2 का प्रयोग किया जाता है जब अपने को एसिडिटी हो जाती है। इसके बाद बात करें तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की बात करें प्रदूषण को कारण वर्षा का जल अम्लीय वर्षा का हो जाता है जिसके अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद आता है कीटों का डंक। मधुमक्खी चींटी जैसे कीट काटते समय हमारी त्वचा में अम्लों का स्राव करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव को क्षारीय लवणों की सहायता से कम किया जा सकता है। इसके बाद आता है दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख का pH 6.5 से के करीब होता है। भोजन लेने के बाद मुंह में बच्चे इसके अवशोषण बैक्टीरिया के साथ मिलकर अम्लों का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से मुख के pH का मान घटने लगता है। जब मुख के pH का मान 5.5 या इससे कम होता है तो इनेमल का क्षय होने लगता है। इससे बचने के लिए भोजन लेने के बाद मुख की सफाई करनी चाहिए। इस बात आता है मृदा की pH। मृदा की pH के मान ज्ञात करने के लिए उचित फसलों एवं उर्वरकों का चयन किया जा सकता है। इससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी इसमें चलाई गई है। घरों के तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए नींबू का प्रयोग लिया जाता है। जब गाइस अपन कोई तांबे का बर्तन रहता है और उसमें तांबे या पीतल का बर्तन रहता है, अगर अपन उसके नींबू से उसकी सफाई कर देते हैं तो बिल्कुल चमक उठता है, क्योंकि वह मतलब उसके जो परत ठंडी रहती है, गंदी मैली परत चढ़ी रहती है, मतलब तांबे या पीतल के बर्तनों पर उसको मतलब जो अम्ल पदार्थ रहता है उसको हटा देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की बात करें, उत्प्रेरक क्या होता है? तो वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में उत्प्रेरण मतलब इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। इसमें बात करें मतलब खुद में बदलाव लाए बिना उस प्रक्रिया में जो अभिक्रिया होती है उसमें परिवर्तन ला दे उसे उत्प्रेरक कहा जाता है और जो इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरण इस ऊर्जा की मात्रा में कम मिला देते हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाते भी हैं। जैसे अभिक्रिया बात करें तो मतलब पोटेशियम क्लोराइड KMG ये उत्प्रेरक है, जहाँ पे जो मतलब इस एरो के ऊपर रहता है ये उत्प्रेरक होता है MnO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है पोटेशियम क्लोराइड के, तो ये 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 3 ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, मतलब MnO2 प्लस KClO3 को कम तापमान में उत्प्रेरित कर देता है। इस प्रकार इसकी अभिक्रिया में ये परिवर्तन कर देता है। वनस्पति तेल के जब H2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वनस्पति गेंद बन जाते हैं, मतलब NI की स्थिति में उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो उत्प्रेरकों के प्रकारों की बात करें, उत्प्रेरकों के प्रकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक आता है भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा आता है क्रिया के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी और विस्वांगी होते हैं और क्रिया के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक होता है और जो ये 4 प्रकार के होते हैं। समांगी उत्प्रेरक के 2 उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। भौतिक अवस्था के आधार की बात करें जिसमें समांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार उत्प्रेरक और उत्पाद समान भौतिक अवस्था में हो तो प्रयुक्त उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो 2SO2 की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन साथ कराई जाती है NO की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में तो ये 2SO3 मतलब गैस में बदल जाता है। और ये आप एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख सकते हो। इस बात आता है विषमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में हो तो प्रयुक्त उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसमें वनस्पति तेल की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराई जाती है तो वनस्पति घी बन जाता है जब NI की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। और यह विषमांगी मिश्रण है, मतलब इसका इसमें घुलनशील नहीं होता है, यह मतलब खुद की इसके साथ नहीं जुड़ता है बल्कि ये सिर्फ इन दोनों की अभिक्रिया करवा देता है, इनमें सहायक करता है। इस बताते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक की बात करें जो धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, मतलब उनके अभिक्रिया को
बढ़ा देते हैं, उनकी वेग में वृद्धि करते हैं। जैसे 2KCl उत्तरी की अभिक्रिया MnO2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 कम तापनीय अभिक्रिया होती है, और 2SO2 की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं NO की उपस्थिति में तो 2SO3 बन जाता है, अभिक्रिया तेज हो जाती है। यहाँ पे धीमी कर दिया है इसने और यहाँ पे तेज कर दिया, तो इस प्रकार अभिक्रिया वेग में परिवर्तन कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक तेज हो जाता है। इस प्रकार ऋणात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग को मंद या धीमा कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ग्लिसरॉल 2H2O2 मतलब अपघटन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार ग्लिसरॉल की सहायता को से H2O2 का संग्रहण किया जाता है। एथेनॉल क्लोरोफॉर्म को फास्फिन गैस में बदलने से रोकता है, जो कि एक विषैली गैस होती है। ये मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक का विशेषता होती है। इस पर आता है स्वतः उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में कोई उत्प्रेरक नहीं होता, लेकिन बाद में इस रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक कार्य करने लगता है, तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल उत्पाद इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। जैव उत्प्रेरक बात करें, ये उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करते हैं, इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक होते हैं। यदि बात करें तो माल्टोज यानी माल्टोज ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है, यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इस बार यहाँ पे देखिए दो पदार्थ उत्प्रेरकों की उपस्थिति उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। उत्प्रेरक विष की बात करते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता में कमी लाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इस बात आता है उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं करते कि वे केवल उसके वेग में परिवर्तन करते हैं। ये सूक्ष्म मात्रा में पर्याप्त होते हैं। उत्प्रेरक ताप के प्रति असंवेदनशील होते हैं, अर्थात तापमान बदलने पर क्रियाशील तब इनकी बदल जाती है। उत्प्रेरक स्वयं का रासायनिक अपघटन नहीं करते, अर्थात उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती। उत्प्रेरक सामान्य स्थिरांक में कोई बदलाव नहीं करते, अपितु साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायक होते हैं। इस बात अपन नेक्स्ट आता है द्रव की अवस्था है। द्रव की अवस्था भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्रव की अवस्था की बात करें तो द्रव वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसका निश्चित आयतन होता है वो द्रव कहलाती है। यह वस्तु हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है। द्रव के दो अपर रूप होते हैं, शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। शुद्ध रूप की बात करें तो शुद्ध रूप में केवल एक ही प्रकार के अवयव मिलकर द्रव का निर्माण करते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा और ऑक्सीजन। और अशुद्ध रूप की बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रकार के अवयव मिलकर द्रव्य का निर्माण करते हैं, जैसे वायु, मिट्टी, शीतल पेय पदार्थ, ये सभी इसमें के अंतर्गत आते हैं। इस बात आता है द्रव्य के गुण। द्रव्य के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान रहता है। द्रव्य के कण सदैव गतिशील रहते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल विद्यमान रहता है। द्रव्य के प्रकारों की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव मतलब 5 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंजर्वेशन। इस बात आता है सेकंड रासायनिक संगठन के आधार पर। यह 3 प्रकार का होता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। मतलब तत्व में 3 प्रकार आते हैं: धातु, धातु और उपधातु। तो अब इनको अलग अलग देख लेते हैं अपन डिटेल में। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव के प्रकार। ठोस की बात करें तो इसमें ठोस कणों के मध्य उच्च अंतराल आकर्षण बल विद्यमान रहता है तथा बहुत ही कम रिक्त स्थान इनमें होता है। इसके घनत्व अधिक तथा संपीड़ित नगण्य होते हैं। इसके कणों के मध्य कम स्थान होने की वजह से इनमें विचरण की बहुत कम मात्रा को देखने को मिलती है। ठोस 2 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें जिसमें सभी कण एक व्यवस्थित रूप में होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट और NaCl। इस बात आता है क्रिस्टल ठोस। इसमें आभासी ठोस, इसमें सभी कण किसी व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जैसे रबड़, कांच और प्लास्टिक। इसके बाद आता है द्रव। इसमें कणों के मध्य स्थान ठोस से ज़्यादा व गैस से कम होता है, इसलिए इसका महत्व इसका घनत्व ठोस से कम होता है। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। जिस पात्र में भरे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इसमें विचरण ठोस से ज़्यादा व गैस से कम होता है। इनकी संपीड़ितता ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम होती है। इसके बाद आती है गैस इनका न ही निश्चित आयतन होता है और न ही इनकी निश्चित आकृति होती है। इनका विचरण अधिकतम, संपीड़ितता अधिकतम व घनत्व न्यूनतम होता है। इनके कणों के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल न के बराबर होता है। ये गैस 2 प्रकार की होती है: वास्तविक गैस है वे सभी गैस जो उच्च ताप की स्थिति में गैस नियमों का पालन करती है। आदर्श गैस वे सभी गैस जो सामान्य अवस्था में सभी गैसों का नियमों का पालन करती है। ये इसके मतलब आदर्श गैस है। इस बात आता है अपने पास गैस के नियम की बात करें तो बॉयल का नियम। इसकी बात करें तो बॉयल का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आयतन दाब के उत्कलन अनुपाती होता है, यानी PV बराबर nRT होता है, या PV प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। इसके बाद आता है चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स के नियम की बात करें तो इसके अनुसार इस दाब पर स्थितियों में आयतन ताप के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू मतलब पाई के बराबर होता है। इस बताता है अवोगाड्रो का नियम, इसके अनुसार आयतन मोल की संख्या के समानुपाती होता है, V समानुपाती होता है n के। n का मान कितना होता है यहाँ पे 6.023 ये अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एक अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 6.023 1 मोल के बराबर होता है। आदर्श गैस समीकरण की बात करें तो पी बराबर nRT होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आदर्श गैस समीकरण का मान क्या होता है और जो अवोगाड्रो संख्या का मान है वो कितना होता है, कितने मोल के बराबर होता है, एक ये आपको ध्यान रखना है। इसका आदर्श गैस समीकरण होता है पी बराबर nRT। इसके बाद आता है चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा। इस अवस्था में कण आयनिक रूप में रहते हैं, इसमें कण उत्तेजित एवं अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इसकी बात करें तो न्यून बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब इसमें के एग्जाम्पल। इस बात आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो जब सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 वे भाग वाले घनत्व की वायु को निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो ये अवस्था प्राप्त होती है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2001 में इस अवस्था के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 3 वैज्ञानिक कार्नेल, कैटरले और वुरमैन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में मतलब जो आपको मेन से एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले ठोस और द्रव में अंतर बताइए क्वेश्चन पूछा गया। कणाद के सिद्धांत के आधार पर कणाद के सिद्धांत के बारे में लिखिए। और ये क्वेश्चन पूछा है ठोस द्रव गैस के अंत परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में लिखिए। गैस व द्रव के कोई 2 गुण लिखिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मेंस एग्जाम में। प्लाज्मा अवस्था के बारे में बताइए, गैस के विभिन्न नियमों के बारे में बताइए। यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाना है। इस बार नेक्स्ट आता है अपने पास कणाद का नियम। महर्षि कणाद ने इस सिद्धांत में कहा कि जब एक तत्व या पदार्थ को सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है तो एक सीमा आती है जब उस कण को और विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस सूक्ष्म कण को परमाणु कहा। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहते तथा उस तत्व के केवल रासायनिक गुणों का प्रदर्शन करते हैं। और पाकुद कात्यायन के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। अणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं और तत्व के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शन करते हैं। ये कणाद का नियम है। ये आप यहाँ पे इंटर कन्वर्सेशन देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से इनको ये देख सकते हो। द्रव होता है, द्रव की बात करें तो इसका मतलब 3 अवस्था में द्रव पाया मतलब द्रव जो पानी रहता है वो 3 अवस्था में ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो ठोस को मतलब जब गर्म किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है और जब द्रव को और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो गैस में वाष्पीकरण में बदल जाता है। और जब गैस को ठंडा किया जाता है संघनन किया जाता है तो जम के वापस ठोस बन जाता है। इस प्रकार मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है और ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है और द्रव से मतलब गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है और मतलब द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना कहा जाता है और जो मतलब ठोस से गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ये सब इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर देख लेते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनमें अंतर देख लेते हैं। तत्व की बात करें तत्व के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, फिर यौगिक दें, फिर मिश्रण के देख लेते हैं। तत्व की बात करें तो तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं और इसका पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। संख्या की बात करें तत्वों की 118 है। इसमें अन्य घटकों में विभाजन नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल हीरा, ओजोन, CNT ये सभी इसके एग्जाम्पल। चालकता आधार पर इसमें धातु अधातु उपधातु घटकों के वास्तविक गुणधर्म यथार्थ रहते हैं और इन्हें प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है मतलब तत्वों को। इस बाद आता है अपने पास यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिलकर निश्चित अनुपात रासायनिक संयोग करके ये बनते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो 750 के यानी मतलब 750,000 से भी अधिक है, मतलब 7,50,000 से भी अधिक है। घटकों का पृथक्करण बात करें तो इसमें घटकों का पृथक्करण रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। इसे NaCl, K2, Cr2O7 है। कोई रासायनिक बंधन भी होते हैं। और इसकी बात करें घटकों के गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं, इन्हें सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है मिश्रण की बात करें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व यौगिक आपस में मिलकर अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। संख्या की बात करें तो इनकी अनिश्चित संख्या कितने बनाए जा सकते हैं। घटकों का पृथक्करण बात करें तो भौतिक विधि द्वारा किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वायु, कांच ये सब इसके एग्जाम्पल है। और घटकों के गुणधर्म मौजूद नहीं है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बात आता है संचारण तथा उसका निवारण।
संचारण की बात करें तो संचारण जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित नमी या गैस और पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि का निर्माण करती है तो वो संचारण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो AgCaFe प्लस है नमी के वह गैस से अभिक्रिया कर ऑक्साइड और कार्बोनेट बनाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर परत का जमा होना, ये सभी संचारण के एग्जाम्पल। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता के आधार पर बात करें, धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी संचारण उतना ही अधिक होगा, अर्थात धातु की क्रियाशीलता संचारण के समानुपाती है। इसलिए सोने एवं प्लेटिनम जैसे धातु में संचारण नगण्य होता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता नगण्य होती है। इनकी बात करें लवणों की उपलब्धता। लवणों की उपलब्धता संचारण के समानुपाती है, इसलिए समुद्री जल में संचारण अधिक प्रभावी रहता है। इस बात करें तो CO2 की मात्रा। जहाँ CO2 की मात्रा अधिक होता है वहाँ संचारण अधिक होता है। इस बात अशुद्धि की मात्रा। जिस पदार्थ में अशुद्धि ज़्यादा होगी उनका संचारण भी अधिक होता है। इस बात संचारण से बचाव के उपाय। रोधक बचाव। इसमें लोहे या अन्य धातु की सतह पर रंग, तेल, ग्रीस लगाकर संचारण से बचाया जाता है। जैसे लोहे की छड़ और इसके ऊपर मतलब रोधक यानी जस्ते की परत चढ़ा दी जाए या इसके ऊपर मतलब ग्रीस लगा दिया जाता है या तेल लगा दिया जाता है तो इसका मतलब संचारण से ये रुक जाता है। इस बात से बलिदानी बचाव। इस विधि में लोहे पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर उसे संचारित कि लोहे से बचाया जाता है। इस बात है गैल्वेनीकरण। इस विधि में लोहे की परत पर जैडाइन जस्ते की परत चढ़ाकर संचारण से बचाया जाता है क्योंकि जैडाइन लोहे से अधिक क्रियाशील है। इस बात आता है विद्युत सुरक्षा। विद्युतीय सुरक्षा। भूमिगत पानी की पाइपलाइन जो कि लोहे की होती है को संचारण से बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग लिया जाता है। इसमें लोहे की पाइपलाइनों को अधिक क्रियाशील धातु के साथ जोड़ा जाता है जो एक एनोड का काम करते हैं, तो लोहे को संचारण से बचाती है। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्युतीय सुरक्षा। इसमें भूमिगत पाइपलाइनों को जो कि लोहे की होती है को संचारण बचाने के लिए इस विधि के प्रयोग में लिया जाता है। इसमें लोहे की पाइपलाइनों को अधिक क्रियाशील धातु के साथ जोड़ा जाता है जो एक एनोड का काम करती है तथा लोहे को संचारण से बचाती है। गाइस विद्युतीय सुरक्षा जो पानी की पाइपलाइन है उनमें प्रयोग की जाती है जिससे उनमें जंग नहीं आता है। एनोड की बात करें लोहे की पाइपलाइन में क्रियाशीलता के साथ ये बचाती है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है जंग रोधी विलयन की सहायता से बचाव। सोडियम फॉस्फेट और क्षारीय क्रोमेटो का प्रयोग करके संचारण से बचाया जा सकता है। इस बात स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता। मिश्र धातु है क्योंकि इसमें मतलब आयरन, कार्बन और निकेल प्लस क्रोमियम की अभिक्रिया मतलब इन सभी का मिश्रण होता है, इसलिए इसमें यह अधिक क्रियाशील धातु है जो लोहे पर जंग लगने नहीं देती है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है। इस बात आता है साबुन और अपमार्जक। साबुन की बात करें, साबुन सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्ल होते हैं। ये कार्बन 12 और कार्बन 18 के दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा के लवण होते हैं। इसमें पोटेशियम के साबुन अधिक मृदु होते हैं। साबुन निर्माण की प्रक्रिया बात करें तो उच्च वसीय लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन ग्लिसरॉल ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया है। ये आप देख सकते हो इस प्रकार साबुन के निर्माण की अभिक्रिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बात करें तो जब उच्च वसा के लवणों को Na और पोटेशियम के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब जब साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया साबुनीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त साबुन को NaCl मिलाकर अलग किया जा सकता है। तो पोटेशियम साबुन नहाने तथा सोडियम के साबुन कपड़े धोने में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छे साबुन के गुणों की बात करें, साबुन जैसे निम्नलिखित होना चाहिए। साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। प्रयोग में लेते समय साबुन टूटना नहीं चाहिए। ये सभी मतलब अच्छे साबुन के गुण है। साबुन में मुक्त अवस्था में क्षार नहीं होता है। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है क्यों कठोर जल में कार्बन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ये आयन सोडियम और पोटेशियम आयनों को प्रतिस्थापित कर वसायिक कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों का निर्माण करते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, इसलिए वो कठोर जल में कार्य नहीं करता है। साबुनों के प्रकारों की बात करें तो प्रसाधन साबुन। इन साबुनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले तेलों की सहायता से किया जाता है। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इसमें सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस बात आता है औषध साबुन। इससे विशेष औषधीय गुणों वाले पदार्थों की सहायता से साबुन बनाए जाते हैं। इस बात पारदर्शी साबुन। ग्लिसरॉल और एथेनॉल की सहायता से साबुन बनाए जाते हैं। इस बात आता है शेविंग साबुन। इसमें ग्लिसरॉल और रोजिंग गोंद मिलाया जाता है जिससे ग्लिसरॉल को नमी को बनाए रखने में सहायता तथा रोजिंग गोंद ज़्यादा झाग उत्पन्न करता है। इस बात आता है अपमार्जक। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। यह लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है स्वच्छ रखने वाला। अपमार्जक सल्फेट लवण होते हैं जो कठोर जल में भी कार्य करते हैं। कठोर जल में अपमार्जक सल्फोनिक लवणों का निर्माण करते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इस बार अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक जैविक रूप से निम्नीकृत नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लघु श्रृंखला वाले उच्च वर्षा के लवणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपमार्जक के प्रकार ऋण आयन उच्च
ऋणायनी, इन अपमार्जकों में ऋणावेशित भाग सफाई की क्रिया में भाग लेता है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन तथा एल्कोहल के सल्फोनेट होते हैं। उपयोग घरेलू कार्यों में, दांतों की सफाई में। इसके बाद आता है धनायन, धनायनी, इसमें धनावेशित भाग सफाई की क्रिया में भाग लेता है। ये क्लोरीन तथा अमोनिया के ब्रोमाइड होते हैं। उपयोग की बात करें तो केस कंडीशनर के रूप में इसका प्रयोग किया, जीवाणुनाशक के इसमें रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस पर आता है अनायनी, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, उपयोग बर्तन धोने में इसका किया जाता है। इस पर आता है साबुन की शोधन की सफाई क्रिया, मिशेल प्रक्रिया होती है, मतलब साबुन RCWNA जल में मिलाकर आयनीकृत होता है। ये साबुन मतलब RO दो भाग में विभाजित होता है, जहाँ R जल रोधी भाग होता है, जबकि CO यह जल स्नेही भाग होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। कपड़ों पर गिरी गंदगी जैसे तेल, चिकना पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते, परंतु ये गंदगी हाइड्रोकार्बन घुलनशील होती है। ये ऋणावेशित भाग मिशेल प्रक्रिया द्वारा सफाई का कार्य पूरे करते हैं। गंदगी जल विरोधी भाग में जल में घुलकर इस ध्रुवीय भाग पर जाकर जल में मिल जाती है। इस प्रकार जब कपड़ों पर साबुन लगाकर उन्हें पानी में डुबाया जाता है तो गंदगी दूर हो जाती है। और साबुन और अपमार्जक में अंतर देख लेते हैं। साबुन की बात करें, जैव निम्नीकृत होते हैं, केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, अम्लीय माध्यम में प्रभावी नहीं होते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम उच्च वसा वाले लवण होते हैं। पोटेशियम के पेट्रोलियम के सह उत्पादक के रूप में प्राप्त होते हैं, सफाई क्रिया में कम प्रभावी होते हैं। अपमार्जक की बात करते हैं, जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, ये मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई करते हैं। ये अम्लीय माध्यम में भी प्रभावी होते हैं, सल्फेट के लवण होते हैं, वनस्पति तेल से प्राप्त होते हैं और सफाई क्रिया में अधिक प्रभावी होते हैं। इस बात आते हैं बहुलक तथा उनके उपयोग। बहुलक बात करें, छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त अणु का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इन छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहा जाता है। इनके प्रकारों की बात हुई, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन आते हैं। संश्लेषित बहुलक में संश्लेषित रबर, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे आते हैं। प्राकृतिक बहुलक बात करें तो ये प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्राकृतिक सेल्यूलोज, स्टार्च और रेजिन। प्राकृतिक रबर ये एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, इसे रबर शीर या लेटेक्स कहते हैं। यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वल्कनीकरण, लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर सीधे ठोस में बदला जाता है। प्राकृतिक प्राप्त रबर अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसके वल्कनीकरण कहा जाता है। यह कम घिसने वाला, मजबूत, कठोर होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है संश्लेषित बहुलक। यदि बात करें कृत्रिम बहुलक होती है, मानव निर्मित बहुलक होती है, इसमें कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबर होते हैं। कृत्रिम रेशे, यदि बात नाइलॉन 66 एडिपिक अम्ल यानी 6 कार्बन व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 6 कार्बन के संघनन से बनता। उपयोग मशीनों के गियर, बियरिंग बनाने में, टायर, कपड़े, रेशे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस पर आता है टेरिलीन या डेक्रोन। एथिलीन ग्लाइकोन में टेरिथिलीन की उपस्थिति में इसका प्रयोग मतलब बनाया जाता है। और उपयोग की बात करें, कपड़े, नाव के पोल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर आता है रेयन, कागज, सेलुलोज को NaOH के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड CS2 में घोलकर सेलुलोज विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को महीन छिद्र से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में घोला जाता है, जिसे रेयन के महीन चमत्कार रेशे प्राप्त होते हैं। उपयोगी बातें, वस्त्र, धागे, दरिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बाद आता है प्लास्टिक। पॉलीथीन एलिन के अणुओं को उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बहुलीकरण का क्रिया द्वारा पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है। यह लचीला एवं मजबूत प्लास्टिक है। उपयोग थैल या पाइप, मजबूत सांचे में ढली वस्तुएं या बीम इसका प्रयोग किया जाता है। इस बाद आता है अपने पास आता है PVC विनाइल कलरेटिक बहुलक से बनता है। इसका उपयोग बात करें पाइप, विद्युत रोधी परतें, पोर्नोग्राफी की रिकॉर्डिंग बनाने में, और इसकी बात करें जूते, चप्पल, थैले, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बात आता है PN यानी पोली एक्रोलीनाइट्रोन, विनाइल साइनाइड, एक्रिनोल नाइट्राइल को बहुलीकरण से उपयोग किया जाए। इसके बात करें तो इसका उपयोग स्वेटर, ऊन जैसे तंतु और तकिया, मुड्डे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बात आता है पॉलीस्टाइरेन, विनाइल बेंजोस्टाइरेन के बहुलीकरण से उपयोग चाय के रूप में, चाय के कप में, रेफ्रिजरेटर के भाग में और पैकिंग सामग्री आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बाद आता है संश्लेषित रबर, यह विनाश है और इसकी बात करें ब्यूटाडाइनस्टाइरेन से निर्मित होता है। और इसके उपयोगों की बात करें तो तेल की टंकियाँ, टायर ट्यूब, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल, जल
पेट्रोल के नल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है जल की गुणवत्ता एवं जल संशोधन। जल की बात करें तो जल की गुणवत्ता के आधार पर जल शोधन और एक कठोरता स्थायी और अस्थायी होता है। हिमांक की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस जल का 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। गुणवत्ता की बात करें तो डीओ DTS और BOD और COD 4 प्रकार की गुणवत्ता होती है। ये मृदु और 2 प्रकार का जल होता है, मृदु व कठोर होता है। और जल की देख लेते हैं अपन इनको डिटेल में। यह प्रकृति तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। हिमांक का 0 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का 65% यानी 2/3 भाग जल का बना होता है। जल 2 प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल 22 प्रकार के जल में साबुन कार्य करता है तथा यह बॉयलरों में प्रभावी रूप से कार्य करता है। इस बात कठोर जल, इस प्रकार के जल में साबुन कार्य नहीं करते तथा लवणों के स्तरों के निर्माण से यह बॉयलरों में परेशानी उत्पन्न करता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी कठोरता। इस प्रकार की कठोरता को पानी को उबालने से दूर किया जा सकता है। और स्थायी कठोरता, इस प्रकार की कठोरता को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आसवन विधि का। इस बताया जल की गुणवत्ता के मानक। घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन जल में घुली हुई जितनी O2 की जितनी अधिक होती है जल गुणवत्ता उतनी अधिक होती है। संपूर्ण घुले हुए लवण यानी TDS ठोस, जितने अधिक लवण ठोस जल में घुले होंगे उनकी गुणवत्ता उतनी कम होगी। अर्थात जल की गुणवत्ता घुले हुए ठोस की मात्रा के उत्क्रमण पर होती है, इसलिए समुद्री जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इस बात आती है जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी BOD। 1 लीटर पानी में 5 दिन तक सूक्ष्म जीवों को उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक O2 की जैविक आवश्यकता मांग कहलाती है। इसकी मांग जितनी अधिक होती है जल की गुणवत्ता उतनी अधिक होती है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में उपस्थित सभी कार्बन पदार्थों की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इसकी मांगे जितनी अधिक होती है जल की गुणवत्ता उतनी कम होती है। यह हमेशा जैविक O2 मांग से अधिक होती है, ऑक्सीजन की मांग से अधिक होती है। जल के शोधन की प्रक्रिया फिल्टरलाइजेशन एंड छनन। इस प्रक्रिया में जल से ठोस अशुद्धियों को छान कर दूर किया जाता है। बॉइलिंग, पानी में उपस्थित जीवाणुओं और अशुद्धियों को गर्म कर नष्ट किया जाता है। और आसवन विधि, पानी को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और अशुद्धियाँ नीचे रह जाती है। इस वाष्प से जल संग्रहण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस बाद आता है रिजर्वोशन RO की सहायता। इस बात इस प्रक्रिया में दाब के द्वारा अशुद्ध जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जो अशुद्ध को रोककर शुद्ध जल को आगे प्रवाहित करती है। यह RO की प्रक्रिया कहलाती है, जो आजकल अपने घरों में लगाए जाते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन केमिस्ट्री का जो आपका RAS के एग्जाम के लिए प्री और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो सिलेबस में आपको दे रखा है वो सभी टॉपिक आज की वीडियो में अपन ने कवर कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और आपको नेक्स्ट इस वीडियो को आप 100 लाइक तक पहुँचा देते हो तो गाइज आपको लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना के लाऊंगा आपका केमिस्ट्री का। आज मैंने आपको करवा दिया बायोलॉजी या फिजिक्स का। आप जो भी कमेंट करोगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को अच्छे से मतलब दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ज़्यादा वॉच करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करोगे तो मैं आपके लिए सेकंड इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा साइंस का, जो आपका उसका बायोलॉजी या फिजिक्स का होने वाला है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।